तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आज पूरी टीम बैठी है दोबारा से। ये वीडियो है जीरो के ऊपर। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ साइंस की, कुछ थिएटर की और अब मैथमेटिक्स की भी। और देखेंगे इस वीडियो में कि जीरो जिसको हम कहते हैं कि इंडिया ने दिया, खाली जीरो ही नहीं था वो चीज़। कैसे एक नया सिस्टम आया जिसने मैथ को, जिसका दुनिया को लग रहा था कि अंत होने वाला है जीरो की वजह से, वो मैथमेटिक्स दुनिया में जाके अनंत हो गई। जब हमने मैथमेटिक्स का टूल की तरह इस्तेमाल करके दुनिया को समझना शुरू किया, कैसे इंडिया से निकली एक चीज़, एक कंसेप्ट जीरो अरब में जाके अपनी जगह बनाती है, फैलती है, और बाद में यूरोपियंस जो इससे डर रहे थे, घबरा रहे थे कि नथिंग समथिंग कैसे हो सकता है, उस बात को अपनाते हैं और इसका इस्तेमाल करके दुनिया भर की साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती है, और ये सारी बातें, सारी चीज़ शुरू होती है शून्य से, ब्रह्मगुप्त की बात से, उनके कंसेप्ट से। और ये वीडियो इसी बारे में जाएगी आगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। तो हाल ही में क्या हुआ है कि क्योंकि आप लोगों ने हमारे पाए वाले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो हमने कहा कि क्यों ना हम खुद को भी थोड़ा सा चैलेंज करें और आपको भी थोड़ी मैथ्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे कुछ भी नहीं से, एक्चुअली ज़ीरो क्या है? ज़ीरो नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये नथिंग बाद में जाकर एवरीथिंग बन गया। सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इन सब में ज़ीरो की बहुत अहम वैल्यू है। मगर मैं आपको ये बोल रहा था, जैसे मैंने रील में बोला कि जीरो, जब दीक्षित साहब आप डायलॉग बोलते हैं कि जीरो, हाँ यार जीरो नंबर कैसे हो सकता है? जीरो नंबर होने का मतलब समझ रहे हो कि एक चीज नहीं है, नथिंगनेस एक नंबर है। उस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इस चक्कर में ये वीडियो चल रही है। हाँ, यस, मगर नथिंग को रिप्रेजेंट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नंबर्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं। जैसे कि हमने ग्रेविटी वाले वीडियो में भी आपसे बात करी थी कि ऐसा नहीं था कि कोई एक इंसान आया और सडनली दुनिया बदल गई। बिल्कुल। न्यूटन ने भी ये कहा था, जो हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, कि आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, है ना। तो कई सारे लोगों का काम होते रहता था और वो काम धीरे 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 जाकर एडवांस हुआ है। तो अर्ली जो ह्यूमंस थे, जब सिविलाइजेशन पर से नहीं था, हमें ज़रूर क्वांटिटी का अंदाज़ा हो चला था। हमें ये दिख रहा था कि एक ही टाइप की कई चीज़ें, एक ही टाइप के बहुत सारे पेड़ हैं, या फिर बहुत सारे पेड़ एक ही टाइप के हैं, माय बैड, और या फिर एक ही जानवर बहुत सारी तादाद में हमें दिख रहा है। तो इसे इजीली रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। इनफैक्ट ये एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस भी होता है। जितना ऑर्गेनाइज तरीके से आप सोचते हो और चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो, वो इंटेलिजेंस का साइन होता है। तो और क्योंकि ह्यूमंस एज ए स्पीशीज़ बाकी स्पीशीज़ से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया था, एक नीड बन गई थी कि चीज़ों को क्वांटिफाई किया जाए और उन्हें सिस्टमैटिकली क्वांटिफाई किया जाए। शायद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जैसा आप बोलते हैं एनर्जी लगती है, बेसिकली हमें एफर्ट लगते हैं सिस्टमाइज करने के लिए, एंट्रोपी कम करने के लिए। यही डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस लग रही है। अगर कोई चीज़, कोई बंदा, कोई सिस्टम, दिमाग, इंटेलिजेंस तभी कहलाएगी जब वो चीज़ों को सिस्टमाइज कर पाएगी, एंट्रोपी कम कर पाएगी। यही आप कहना चाह रहे हैं, आई गेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जैक्टली। और कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे सिस्टमैटिकली इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के। Abhishek Dixit, can you please elaborate some of the attempts made by humanity? Yes. Okay, I will. तो बेसिकली जो सबसे कॉमन, जब से अभी तक इस्तेमाल होता है, कई बार बहुत मज़ा भी आता है देखने में, जो टैली सिस्टम है कि 1 को हम सिंगल, फिर 2, 3, 4 और 5 आती है, उसमें क्रॉस लगा देते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा मूवीज़ में आपको देखने मिलता है कि जेल में काफ़ी कैदी बैठा है, लिखे जा रहा है, दिन गिन रहा है अपने, है ना। ऐसे हम अपने थिएटर के दिनों में सोचते हैं नाटक कब होने वाला है, आज 1, 2, 3 काट दिया। पर और फिर उसके बाद जैसे एक ये मेथड था, उसके बाद एक इजिप्शियंस का मेथड था, वो 1 को सिंगल स्ट्रोक से दिखाते थे, बोन को, वो 10 नंबर को बोन जैसा कहते थे, फिर 100 नंबर को वो रोप जैसा कहते थे। और स्पेसिफिकली जो ये हील की जो बोन रहती है, उसे वो लोग कहते थे, दैट वाज रिप्रेजेंटेड एज 10। हाँ, और जो सबसे पसंदीदा, मेरा मतलब पसंदीदा इस सेंस में, क्योंकि जब जैसे हम पढ़ाई करते थे तो स्कूल में वो 1, 2, 3 तक तो दिखता था, लेकिन जैसे 4th क्लास में जाते थे
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मैं 3rd से 4th क्लास में जा रहा हूँ उस समय की बात, तो 3rd से 4th क्लास में जा रहा हूँ, तो मेरे आगे I और V, हाँ 4 रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम फिर उसको V5, वैसे ही करके 10th क्लास के लिए X आ जाएगा, 10 के लिए X आ जाएगा, वैसे ही L C जिसको हम 100 कहते हैं। हाँ। तो अभी जब मैं ये सारे सिस्टम के बारे में बता रहा था, ये दिमाग में चल रहा था, तो यही एक ख्याल ये भी आया कि जितनी भी टैलीज बनाई गई या जितने भी सिस्टम्स के बारे में अभी बातचीत हुई, उनमें कहीं भी जीरो उन्होंने नहीं बनाया था। जीरो कहीं रिप्रेजेंटेशन ना रोमन ने करी, ना टैली सिस्टम में हमने सोचा कि अच्छा है ही नहीं तो ये जीरो है, ना इजिप्शियंस ने कोई ऐसा सिंबल बताया कि ये जीरो का हो सकता है। लेकिन अगर कुछ किसी ने डिड्यूस ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब क्या ऐसी, अभी ठीक है बहुत काम आ रहा है पता है, पर इसकी आवश्यकता सबसे पहले क्यों पड़ी थी वो बताइए। ये मैं समझता हूँ। सबसे पहले ना बहुत सारे रील्स में भी कमेंट आ रहे थे, यार ऐसा क्या है, जब जीरो नहीं था हम 10 को रिप्रेजेंट नहीं करते थे क्या? क्योंकि हम जब 10 बोलते हैं तो आपके सामने आता है 1 और 0, राइट। 10 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं था 10 नंबर कुछ होता है, वो सिंबल अलग देते थे। जैसे दीक्षित साहब ने भी बताया कि रोमन्स क्या करते थे, एक्स दे रहे थे, ठीक है। टैली वाले में हिसाब क्या होगा, वो 4 डंडे क्रॉस 5 हो गया, ऐसे 2 और ऐसे 2 ग्रुप्स 10 हो गए। तो लोग कर रहे थे रिप्रेजेंट, सबको पता था 10 नंबर क्या है। अब जरूरत क्या पड़ती है, अब मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, मैंने लिखा हुआ भैया, बहुत खूबसूरत सवाल है, उनको सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, आपको 2 नंबर जोड़ने हैं। एक नंबर है CCIV प्लस CXXXVI। एक इसको जोड़ के आंसर बताइए, एक आंसर आप बताइए। सेम ये नंबर सेम चल रहे हैं। एक चल रहा है सिग्मा और छोटा डेल्टा प्लस रो लैम्डा और जीटा, इसको जोड़ के आप बताइए क्या होगा। अब आपके सामने आता है स्क्रीन पर एक सिंपल हमारा सो कॉल्ड इंडियन, हमने जो इंडियन ने सिस्टम दिया है उसका नंबर, क्या नंबर है वो, 204 + 136। इसके पहले जस्ट एक चीज मैं आपको, जो इन्होंने सिग्मा जेल्टा ये सब जो कहा था, तो ग्रीक्स भी एक सिस्टम उन्होंने लाया। उन्होंने क्या किया था कि 1 से लेके शायद 1000 तक या 900 तक उन्होंने सब एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एक अल्फाबेट या एक सिंबल दे रखा था। तो अब चैलेंज ये आ रहा है आपके पास कि अब आपको 900 तक सिंबल्स याद रहने चाहिए। नहीं याद है तो अब आप पढ़ गए असमंजस में। नहीं, याद रखने के बावजूद भी जब मैंने आपको मैंने जब ग्रीक के हिसाब से जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सिग्मा और डेल्टा प्लस रो लैम्डा जीटा, इसको आपने याद भी रख लिया कि भैया सिग्मा जो है यहाँ पर 200 को रिप्रेजेंट करता है, छोटा डेल्टा आपका 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को और जीटा रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। अब आप इसको अर्थमेटिक सॉल्व भी करने जाएंगे तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है इसका, आप समझ रहे? जब मैंने आपने स्क्रीन पर जब वो रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, आपके पास कोई रूल नहीं है इसको ऐड करने का। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, इसने सिग्मा और डेल्टा जो लिखा है इसका मतलब ये बोल रहे हैं 204, पहले डिड्यूस करके समझो, फिर उसमें ऐड करो 136, फिर निकालो नंबर कितना आएगा। अब नंबर निकालेंगे 340 आएगा। अब 340 के लिए अब अलग अलग सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है। तो दीक्षित साहब समझ रहे हैं, ये रोमन मेथड या ग्रीक मेथड जो ये था, इनके पास कोई सो कॉल्ड अर्थमेटिक रूल नहीं आ रहा था। तो अभी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भी अभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकते यहाँ पर। हमें हर चीज़ के लिए अलग से पहले रूल समझना पड़ेगा, और आप उसके अंदर कोई सो कॉल्ड आसान सा मेथड है नहीं आपके पास। तो ज़रूरत ये यहाँ पे पड़ रही है कि आप कुछ निकाल नहीं पा रहे। मैथमेटिक्स आपको एज अ टूल इस्तेमाल नहीं हो रही, आपके एज अ सरदर्दी है मैथमेटिक्स। आप क्या कर लेंगे अगर मैं आपको बोलूँ CCIV को आप ऐड करने वाले CXXVI में, आप क्या करने वाले इससे? कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो इस्तेमाल यहाँ हो रहा था कि जब इंडियन सिस्टम ने जब खाली रिक्सतान के लिए भी एक वैल्यू दे दी गई। होता क्या है, इसमें कहानी ये चालू होती है कि आर्यभट्ट साहब ने सबसे पहले इंडिया ने डेसिमल सिस्टम दिया है। इंडिया ने डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ का बेस 10 है, इससे पहले बेबीलोनियंस, डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बेबीलोनियन मैं नहीं बोलता ये वर्ड, ठीक है। तो बेबीलोनियंस ने उनका बेस 60 था। अब 60 होने का मतलब समझ रहे हैं आप? आपके पास मैंने एक नंबर लिख रखा है, इसलिए 204 को वो रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में 3,24 से, मतलब कि 3 बार 60 है इसके अंदर, यानी कि 240, समझ रहे हो? वैसे उस 180 प्लस 2400, ये उनका मेथड। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं भाई, ब्लंडर हो जाता है। there is only, मैं हमेशा बोलता हूँ, there is only one thing common between me and Einstein। खैर वो तो बहुत बड़े थे ना, disdain of mathematics। ऐसा नहीं है, अच्छी मैथ है मेरी, वो तो कभी कभी मैं म्यूजिक इधर उधर निकल जाता हूँ गुस्से में।
यार अभी तो मैं टेंशन में हूँ। तो आप समझ रहे हैं, ये सारे सिस्टम्स थे हमारे पास, लेकिन कोई इजी वे नहीं था। आर्यभट्ट साहब ने डेसिमल सिस्टम दिया कि हम एक काम करेंगे, 10 नंबर तक ही हमारे पास चीज़ें रहेंगी, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन आर्यभट्ट वो नहीं थे जिन्होंने पहले 0 दिया। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन समझते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट साहब ने कहा कि प्लेस के पास भी अपनी एक वैल्यू रहेगी, प्लेस होल्डर कहेंगे। कैसे? आपके स्क्रीन पे मान लीजिए मैं नंबर दिखाता हूँ 103। अब आप 103 देख के समझ जाएंगे जो पहला 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100वें नंबर को, 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल डिजिट वंस। ठीक है, जो 1s 10s 100 का सिस्टम दिया वो इंडिया ने दिया। अब आर्यभट्ट को 0 का कंसेप्ट उन्होंने दिया नहीं था, उन्होंने इसको ना एक रिक्त स्थान दे दिया। आर्यभट्ट ने बेसिकली इसको प्लेस होल्डर कहा था कि आप इसको ना एक जगह रख दो, तभी 103 और 130 में अंतर बनेगा। राइट, प्लेस होल्डर चाहिए था उनको कि 103 और 130 में कुछ तो अंतर है, तो उन्होंने एक प्लेस होल्डर डाल दिया। बाद में जाके ब्रह्मगुप्त साहब ने इसको पहले सिस्टम दिया, शून्य कह दिया। शून्य, अब ये हमारी इंडियन फिलोसफीज है जिसमें हम मानते हैं कि शून्य चीजें हैं, नथिंगनेस कुछ चीज है, नथिंग इज समथिंग, ये इंडियन सिस्टम में था। मगर वही फिलोसफी जो थी यूरोपियंस की वो इसके अगेंस्ट थी कि तुम नथिंग को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो ना। नथिंग्स को इसलिए इटली में शायद कहा जाता है डेविल्स नंबर, नथिंग कैसे हो सकता है। अब ब्रह्मगुप्त साहब की भी बात करें तो ब्रह्मगुप्त साहब ने जाके दुनिया को ऐसा कंट्रीब्यूशन कैसे किया, अर्थमेटिक्स के थोड़े रूल्स दिए कि अगर आप किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा उस नंबर में, माइनस करोगे कुछ नहीं बदलेगा उस नंबर में, मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा। और सोच तो वो भी रहे थे कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा। आंसर उनके पास भी नहीं था, मैथमेटिक्स के पास आज भी नहीं है, जो आज भी हम खोज ही रहे हैं कि क्या होगा वो इनफाइनाइट। ये उस समय भी नहीं था। और ब्रह्मगुप्त साहब ने एक और चीज दी थी, पहली बार इंडिया ने नेगेटिव नंबर का सिस्टम दे दिया, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया नथिंगनेस को, और नथिंगनेस से भी नेगेटिव में जा सकते हैं हम लोग, इंडियन सिस्टम ने नहीं, दिया। मगर वो कैसे एग्जैक्टली क्या किया था? अब देखो, नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक तो है नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं से भी कुछ तुम घटाते सकते हो, अपने अंदर जाते जाते एक नथिंग हो जाना, एक होता है शून्य हो जाना, एक शून्य से भी अंदर निकलते जाओ, खाली नहीं हो अब तुम, अब नेगेटिव जोन में जा रहे हो। अब देखो, अब इससे नेगेटिव से क्या चीज निकल के आती है, हम समझते हैं कि दुनिया में सो कॉल्ड हर चीज की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना चाहती है, वो सिर्फ अंत नहीं होना चाहती, वो अंत के भी नीचे जाएगी ताकि वो सिस्टम में स्टेबलाइज हो सके। तो ब्रह्मगुप्त साहब ने पहले बार जाके, इस देश की मिट्टी ने पहली बार जाके नेगेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और दुनिया हिल गई। पहली बार तो शून्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब एक्सेप्ट करना है कि शून्य नथिंगनेस कुछ नहीं है, और भी नीचे चीज है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव एनर्जी है, डेविल्स नंबर आ गया भाई। ये था, ये सब चीजें वहां चल रही थी। और जैसे अभी व्योम ने बात करी कि 999 तक ग्रीक, 900 तक ग्रीक ने दिया, तो अब 900 सिंबल्स या 900 वो जो भी उन्होंने मेथड दिया वो याद करने पड़ते हैं। और हमें कितना और आप तो कितना याद पढ़ते होगे, याद करते होंगे डॉक्टरी में, कितना सिंपल है, 0 याद करो और 1 से 9 तक नंबर याद करो, और फिर सारी अरबों खरबों तक क्या कैलकुलेशन, सब कुछ आसान है। अब देखो ना, मैंने आपको 2 नंबर बोलते हैं 204 और 136। अब एग्जांपल करते हैं, अभी तो वीडियो में उसके बाद आगे आएगी, हम बात करते हैं, मान लीजिए क्यों अगर इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम नहीं होता तो आज हमारे पास कोई भी कुछ नहीं होता, ना फोन्स होते, ना टेलीफोन्स होते, ना कंप्यूटर होता, ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ पाते, कोई भी फंडामेंटल फोर्स नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? अब मानते हैं कि न्यूटन साहब आगे चल के जब उन्होंने फॉर्मूला दिया G(m1m2) डिवाइड बाय r², वो दे भी देते। अब तुम्हारे पास चैलेंज क्या है? पहली बात तो कैपिटल G को क्या रिप्रेजेंट करते, C(T)L(F)(F) कुछ भी करते। अब तुम्हारे पास m1 टाइम्स m2 है, मैं वही नंबर देता हूँ, 204 और 136 को तुम मल्टीप्लाई करो। आज हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय 36, हमें 2 नंबर मल्टीप्लाई करने, हमें पता है कि भैया एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसको प्लेस छोड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड है हमारे पास, ये इंडियन की वजह से है ना, मैं तो दिमाग में कर भी रहा हूं। अब 204 को 136 से तुम मल्टीप्लाई करो, 204 नहीं, तुम मल्टीप्लाई करोगे C1V को मल्टीप्लाई करोगे CXXVXXXVI से। अब क्या रूल है यहाँ पर, समझ रहे हो? इंडियन कंट्रीब्यूशन, हम कहते हैं कि इंडियन ने 0 दिया, इंडियन ने दिया डेसिमल सिस्टम, हमें सिर्फ 0 से 9 चीज चाहिए, उसके बाद रूल्स दे दिए, उससे ही सब कुछ निकल के आ गया। तो साइंस की, टेक्नोलॉजी की, मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट है नथिंग, समझा? कुछ नहीं अचीवमेंट, कुछ नहीं मतलब कुछ, 0 मतलब कि सब कुछ है वो। ये है इस 0 का, लोग बोलते हैं कि ये क्या 0 ही तो दिया इंडिया ने। भाई इंडिया ने 0 नहीं दिया,
इंडिया ने पूरा सिस्टम दे दिया, एक ऐसा सिस्टम जिसको इस्तेमाल किया जा सके और दुनिया समझी जा सके, अंत से आरंभ कर दिया। मगर अभी ब्रह्मगुप्त की बात आती है अराउंड 7th सेंचुरी की, ठीक है, तो ये लॉन्ग मतलब हिस्ट्री तो खैर बहुत लंबी है, ये फेयरली रिसेंट है 7th सेंचुरी। मगर ये आइडिया स्प्रेड होना कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि यूरोपियन फिलोसफी में नथिंग को एक्चुअली, इसके दो पहलू हैं। एक तो क्योंकि जैसे शून्य, नथिंगनेस का कुछ वैल्यू रहती है इंडियन फिलोसफी में, है ना, इसलिए हमने उसको डिफाइन किया, उसे एक वैल्यू दी। मगर यूरोपियन फिलोसफी उस टाइम पे जो प्रिडोमिनेंट फिलोसफी थी, उनका ये मानना था कि नथिंग कुछ होता नहीं है, नथिंग में भी कुछ है। इस पे मैंने लाइन भी लिख ली थी एक, मैं आई गेस, हाँ, नेचर अबहॉर्स द वैक्यूम। इन्होंने And who said this? एरिस्टोटल साहब। आज भाई साहब रिसर्च करके आए, बहुत तगड़ी। आज मैंने, क्योंकि भाई दो चार शब्द अच्छे हैं ना यहाँ पर। एरिस्टोटल ने ये भी बोल दिया कि नेचर के अंदर एम्प्टीनेस है ही नहीं। मगर अगर इतना मतलब एकदम वो हट नहीं रहे थे इस पॉइंट से, तो कैसे ये एक्सेप्टेंस आई उनमें? सबसे पहले चलते हैं इंडियन सिस्टम ने हमारे पास आके ये दे दिया, 0 से लेकर 9 का सिस्टम दिया, डेसिमल सिस्टम दिया। उसके लिए हमने रूल्स भी दिए जो ब्रह्मगुप्त साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मगुप्त साहब ने और क्या क्या रूल्स दिए थे कि कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा। ब्रह्मगुप्त साहब, क्योंकि नेगेटिव सिस्टम इंडिया ने दिया, नेगेटिव सिस्टम के साथ इस रूल्स कैसे यूज किया जाए वो भी इंडियंस ने दिया। नेगेटिव में नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव नंबर -3 -2 ये एडिशन की तरह काम करेगा, -5 होगा, ये भी ब्रह्मगुप्त ने दिए। प्लस माइनस होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब रूल्स दे दिए थे। अब आती है बात, जब दुनिया में बगदाद इराक में माना जाता था उसको सेंटर ऑफ सो कॉल्ड लिबरेशन मान लीजिए, उसको उसके लिए वर्ड दिया गया था बैतल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, उस जगह कहते थे इराक में। उसमें क्या होता था, सारे दुनिया के फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, सब जितने भी दुनिया में बुद्धिजीवी थे वहाँ आके इकट्ठा होते थे और वो लोग जाके चिंतन करते थे। उस समय के लोगों ने बगदाद इराक में शायद लोगों ने समझा था कि इकरा मतलब क्या होता है, पढ़ो, और वहाँ जाके दुनिया भर के लोग आके पढ़ते थे, समझते थे, फिलोसफीज एक्सचेंज करते थे, पोइट्रीज एक्सचेंज करते थे। और वहीं जब ये कंसेप्ट पहुंचा, ब्रह्मगुप्त साहब की किताब पहुंची, संस्कृत में पहुंची होगी, वहीं पे जब अल ख्वारिज़मी कहते हैं, जिनको कहते हैं फादर ऑफ फादर ऑफ एल्गोरिथम, उन्होंने जाके इस कंसेप्ट को फिर ट्रांसलेट किया, अरेबिक में किया, जहाँ पे 0 को सिफर कहा गया था। साइपर बाद में हुआ था, मैंने रील में बोला था कि साइपर कहा कि आपको पता नहीं है कि सिफर होता है, लेकिन मैं बोलने के लिए इवेंचुअली सिफर साइफर बन गया था। तो वहाँ पर जाके कंसेप्ट आया, और उस समय इस्लामिक प्रीडोमिनेंस जो चल रहा था दुनिया में, कंट्रोल जो चल रहा था, तो इस वजह से इस कंसेप्ट जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो कंसेप्ट दुनिया भर में फैलने लगा। और यूरोपियंस मानने को तैयार नहीं थे कि हम कैसे माने, और इसका इस्तेमाल करके फादर ऑफ एल्गोरिथम बन गया, जो उन्होंने पूरा अर्थमेटिक्स दे दिया, बाद में जाके अलजेब्रा दे दिया हमें जाके। अल जो वर्ड आता है, आप कहीं भी अल सुनेंगे, वो अल ख्वारिज़मी से निकल के आया। अल मतलब अलजेब्रा उनका है, समझ? तो उस हिसाब से चल रहा था, तो वो सारी सिस्टम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, और दुनिया भर में फैलने क्यों लगा? क्योंकि इस्लामिक प्रीडोमिनेंस की वजह से कंट्रोल आ रहा था। अब जहाँ पर उनकी कंट्रोलिंग है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे काफी जो एब्राहमिक रिलीजन जैसे से पैदा हुए, काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जूस का पहले प्रेडोमिनेंस था, फिर धीरे धीरे क्रिश्चियंस का आया, क्रिश्चियंस फिर यूरोप चले गए ज्यादातर, और अरब वर्ल्ड में, जो आज मॉडर्न अरब वर्ल्ड है, वहाँ पर इस्लाम था। मगर धीरे धीरे जैसे इस्लामिक एम्पायर बढ़ने लगी, वो पहुंची, अगर आप मैप से फेमिलियर रहेंगे तो स्पेन मेडिटेरेनियन सी के बहुत पास है, मिडिल ईस्ट के बहुत पास है, नॉर्थ अफ्रीका के बहुत पास है, जहाँ इस्लामिक रेजिम चलती थी। तो स्पेन के एक हिस्से में पहुंचा इस्लामिक रूल। अब इस्लामिक रूल आया तो फिर अरब न्यूमेरिकल सिस्टम आया। तो एक ट्रेडर थे, उन्होंने देखा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है, ये तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, हम क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो उसने इस बात को थोड़ा कहा कि यार देखो, छोड़ो ये सब बातें, है ना, फिलोसफी एक जगह रहे, कितना सिस्टमैटिक है। बहुत आराम से। उस बंदे का नाम था लियोनार्डो ऑफ पिसा। खैर आपने इस नाम को नहीं सुना होगा, मगर आपने एक नाम जरूर सुना होगा, आई नो, फिबोनाची। तो फिबोनाची वाज अ पायनियर इन ट्राइंग टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन यूरोप। वो कह रहे थे कि ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, आप इसे यूज कीजिए, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
हाँ, फिबोनाची सीरीज सुनाओगे? अभी बढ़ाई थी। हाँ? चलो अभी देखो मैथ्स के एक्सपर्ट जो है यहाँ पर ये दोनों ही हैं। हमने नहीं, maths मैं थोड़ा कम हूँ। नहीं, मैं नहीं, मैं अपने आप को वो भटक जाएंगे फिबोनाची सीरीज by the way, वो बता देंगे, लेकिन क्या है आसान? बाय द वे अल मैंने 2-4 चीजें लिख के रखी आपको बताऊं। बल अल ख्वारिज़मी ने जो किताब लिखी थी, जब इंडियन पूरे ब्रह्मगुप्त सिस्टम को उसने ट्रांसलेट किया था, उस किताब का भी नाम मैंने याद लिख लिया था। किताब का नाम है किताब अल जम वल तफरीक बिल हिसाब अल हिंदी। इसने पूरी संस्कृत के जो हमारे पास सिस्टम्स थे उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और दुनिया तक फैलाया। वहां से फैलना शुरू हुआ था Yes. और कंट्रोलिंग में आया तो लोगों ने इवेंचुअली जाके उसको एक्सेप्ट करने लगा। अब थोड़ी जो बात है ना फिबोनाची की, उसके बाद उसके से निकल के आता है फैक्टोरियल। आई गेस फैक्टोरियल के लिए हम अपने यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए तो एक ही सवाल आता है, फैक्टोरियल अंकित साहब से पूछने अब वो के हम लिए। पूछेंगे तो वो साहब अंकित साहब बोला था आपसे कैमियो और यहीं से पूछ लो कि पहले कैमरा दे दें इनको। अरे कैमरा देंगे इनको, आइए कैमरा दीजिए। तो फैक्टोरियल सुनते ही तो सबसे चीज आती है कि फैक्टोरियल तो हो गया, ये बताइए कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है? अरे एक्चुअली आज जीरो का टॉपिक निकला है ना, तो 11-12 में जब मैं था तो उस समय ना जीरो से हालत खराब हो जाती थी भाई सच में। जब मैथ्स में जीरो आता था ना लिमिट्स चैप्टर में कि x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, क्या यार जीरो ही कर दो ना, अप्रोचिंग टू जीरो क्या होता है इसका मतलब, जीरो कर दो आंसर आ जाएगा तुरंत। नहीं, अप्रोचिंग टू जीरो, फिर करो x प्लस डेल्टा एच समथिंग होता था पूरा कैलकुलेशन। तो वहाँ से खौफ तो था जीरो का। फिर एक आया जीरो फैक्टोरियल, तो मुझे लगा जीरो फैक्टोरियल जीरो होगा। फिर पता चला जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। मैंने पूछा क्यों होता है भाई, जीरो फैक्टोरियल जीरो होना चाहिए, 1 कैसे हो जा रहा है? तो था कि फैक्टोरियल जो है वो रिप्रेजेंट करता था मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट को, ठीक है। तो अब जीरो फैक्टोरियल जैसे होता है ना 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर आता है 3 × 2 × 1 6। मतलब 3 चीज़ों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो था 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। वैसे ये जीरो फैक्टोरियल मतलब जीरो को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, नथिंग को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसलिए उसका आंसर क्या आता था 1। क्या बात है अंकित साहब, और ये इसका खूबसूरत प्रूफ भी तो था। अरे प्रूफ तो था ही, प्रूफ तो चलो लेंदी चला जाएगा है ना, जाने दो उसका भी, ठीक है। मगर प्रूफ अगर आपको पता रहेगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, ये बात सही है। कमेंट्स में जो है ना तहलका चलता रहना चाहिए, एक के बाद एक। अगर जो भी हमसे रह जाता है आपको और concept ये छोड़ दो। प्रूफ वाला कमेंट तो मैं भी चेक करूंगा कि बताओ किसका सही है ना, किसने सही प्रूफ हाँ। किया। तो उस समय तक तो डर लगता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जीरो के बारे में जाना तो फिर लगा नहीं यार इंपॉर्टेंस तो है जीरो की, है ना। जैसे नाम अभी बताया गया, पूरी हिस्ट्री बताई गई है ना, उसके लिए थैंक यू भाई कि मतलब हमें भी इतना डिटेलिंग में नहीं पता था, बस ये पता था कि हाँ आर्यभट्ट ने ये सब कॉन्सेप्ट लाया इंडिया में, है ना। बाकी ब्रह्मगुप्त जी के बारे में आज पहली बार मैंने जाना, पढ़ा भी पहले बार उनके बारे में। तो था कि जीरो की इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि अगर जो आप हमारी वीडियोस देखते हो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, है ना, तो बिना जीरो के क्वांटम फिजिक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 2 चीज़ जानते हैं। पहली बात तो जो स्पेस है, वैक्यूम जहाँ पे होता है ना, तो पता चला वहाँ भी कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। उस पर वीडियो खैर ये लाएंगे ही आगे जा करके। और सेकेंड थिंग जो हम लोग पढ़ते हैं एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, मतलब एब्सोलूट जीरो मतलब 0 केल्विन। अगर सेल्सियस में देखोगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बोला जाता है कि वहाँ पे सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशन जो है रुक जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एटम, मान लो एटम रुक गया, लेकिन एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह के मोशंस जो है वो होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूमते रहता है। तो क्वांटम फिजिक्स तो खैर जीरो नहीं होती तो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये कंप्यूटर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये फोन भी नहीं करता, और आज ये वीडियो भी नहीं बन रही होती। तो जीरो का इम्पोर्टेंस तो था, मतलब यूनिवर्स भी हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ भी वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जीरो को आप क्या बोलते हैं, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, जीरो का एग्जिस्टेंस तो है। नथिंग इज एवरीथिंग, आई गेस। वो एक लाइन भी बोला था ना तुमने उसमें रील में, शायद कुछ ना हो जाए, नहीं सब कुछ हो जाए। अरे भाई क्या लाइन था वो, मतलब बहुत ही सही। तो अब बात जब चल रही थी, सबसे बड़ी बात जो आप लोग सोचते हैं कि जीरो से फर्क क्या पड़ा, जीरो से फर्क ये पड़ा हमारे पास एक नंबर सिस्टम आया। 0 से 9 तक लेकर ही हमने दुनिया बना दी। अगर हम नंबर सिस्टम्स में अटके ही रहते पहले, जैसे रोमन्स अटक गए थे, इतने लंबी लंबी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते, तो आप मैथमेटिक्स को टूल की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जब मैथमेटिक्स को आप टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते तो आप नेचर में नहीं जाते। आपका ध्यान सिर्फ रहता कि भैया कैलकुलेशन कैसे करें, मैंने इससे कितनी चीज़ खरीदी, कितनी चीज़ बेची। आपके लिए मैथ वही थी, मैथ मगर टूल की तरह थी दुनिया को जानने के लिए। उसके लिए पहले मैथ्स को आपको ईजी बनाना था। आज
जो उस समय के रोमन्स कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे, मान लीजिए 14 × 33, उस समय इस सिस्टम से रोमन्स कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे, आज बच्चा कर दे रहा है 4-5 साल का। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ एवरीथिंग हाँ। बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जैसे कि आज तक हाँ एक मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो स्पेस टाइम फैब्रिक को लेकर जो इमेजिनेशन है हाँ वो ऑफ रहता है, कई लोगों का थोड़ा मिसिंग रहता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब तक सिंप्लीफाई नहीं हो पाया। सिमिलरली ऐसा ही हाल होगा शायद 300 साल पहले जब न्यूटोनियन ग्रेविटी इंट्रोड्यूस की गई। हाँ मगर क्योंकि ये लोग इन चीज पर काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, आप और मैं जैसे कॉमन लोग इन चीजों को थोड़ी गहराई में समझ पाते हैं, अपने आसपास की दुनिया समझ पाते हैं। तो जीरो डे मैथ्स दुनिया को एक्सेसिबल कर दिया। बहुत और कुछ तो खास बात थी ना कि मतलब एकदम से आने के बाद भी आज बाइनरी सिस्टम भी हाँ। 1 और 0 और कोई नंबर नहीं लिया गया है, सिर्फ 1 और 0 पे काम करता है। कुछ है और कुछ नहीं है, और इस बात को अपनाना पड़ेगा कि कुछ नहीं होना भी कुछ होता है, तभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे मैथमेटिक्स इंडियन ने जो दिया था, इसने पूरी दुनिया को सो कॉल्ड एक ऑर्गेनाइज वे में करवा दिया, जिस चक्कर में हम आगे बढ़ भी पाए, मैथमेटिक्स में रिसर्च कर पाए, हम डिफरेंशिएशन पे जा पाए कि हम किस चीज़ को किस हद तक तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं तक तोड़ सकते हैं। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं तक तोड़ तक चले जाओ, इसलिए dx/dy आ गया। इसलिए हमने एक चीज़ सोची कि कुछ नहीं को जोड़ जोड़ के सब कुछ बन जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन आ गया। फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसको मैं थर्ड डिग्री ऑर्डर तक समझ के मैंने हाथ जोड़ दिया था भाई। आपको ही मुझे पता भी नहीं है क्या बात कर रहा है। आप मैंने अगर करो कभी डिफरेंशियल इक्वेशंस करो। डिफरेंशियल इक्वेशन ये अक्कल मुझे 11th में ही आ गई थी। पहला चैप्टर आया इमेजिनरी नंबर्स और मैंने इमेजिन किया वर्ल्ड विदाउट मैथमेटिक्स। नहीं, सोच को देखो, मैंने एक बार बोला था यूलर्स फॉर्मूला जब आता है, हम बोलते हैं कि e के ऊपर e की पावर i और पाई प्लस 1 = 0 जो जा रहा है, ये सारी चीजें हम तभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा पाए जब हमने नंबर्स को सिंपल कर दिया। नंबर 0 नहीं होता, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होती, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना हमारे पास ग्रेविटेशन के लॉ बनते, ना हम उससे ज़्यादा डेवलप करते, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना पाते, सेमीकंडक्टर्स बना पाते, हम सो कॉल्ड चिप नहीं बना पाते, कंप्यूटर्स ना बना पाते, वीडियोस नहीं बना पाते। ये वीडियो भी नहीं बनती बात है यार। और वही बात है ना, जैसे वो ऑयलर नंबर जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई, और उसको जब हमने 0 तक सिंप्लीफाई कर दिया तब हम कॉम्प्लेक्सिटी पे जा पाए। क्योंकि जब हम किसी जिंदगी को भी, हर चीज़ को भी अगर जब सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें कितना भी मुश्किल हो वो हमें पता है कि वो आसानी से उसको पहुंचा जा सकता है। बस तो ये वीडियो इस बारे में थी। आई होप आप समझे होंगे कि इंडिया का 0 का मतलब सिर्फ 0 नहीं था, डेसिमल सिस्टम था, एक ऑर्गेनाइज वे था जिसने पूरी दुनिया की साइंस को इजी कर दिया सबके लिए। और आज हम ये बातें कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये वीडियो इसके बारे में थी, ये वीडियो 0 के बारे में थी, ये वीडियो नथिंग के बारे में थी, जिसने एवरीथिंग बना दिया। इसलिए मैंने डायलॉग भी बोला था रील में कि 0 का जो यूरोपियंस अंत समझ रहे थे मैथमेटिक्स का, वो मैथमेटिक्स के अनंत होने का आरंभ था। धन्यवाद, जय हिंद।